हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों पटवार के बारे में, जिसके अंदर से देख रहे थे इंडिया जीके। और इंडिया जीके के अंदर से अपनी चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी। साथियों, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर से लास्ट अपन ने देखा था भारतीय अपवा तंत्र के बारे में, जिसमें से हिमालय अपवा तंत्र अपन देख रहे थे। लास्ट वीडियो तक अपन देख चुके थे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब बात करते हैं साथियों गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो बात की जाए गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो ये कैसा है? ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। और भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करता है कौन सा? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना, उत्तराखंड में गोमुख के पास में गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। ठीक है, प्रारंभ में जो नाम आता है इसका भागीरथी आता है साथियों। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद में ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। और बाद में ये आगे चलकर कहाँ पर प्रवेश करती है? ये हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कुल लंबाई के बारे में बात करें साथियों, तो इसकी कुल लंबाई आती है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना साथियों। यहाँ पर मीटर लिख रखा है ना, तो किलोमीटर आपको लिखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है ये गंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दाएं तरफ की नदियाँ और बाएं तरफ की नदियाँ। सबसे पहले बात करते हैं, देखो बाएं तरफ की नदियाँ, जिसमें से महानंदा हो गई, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई। ठीक है, और कोसी हो गई। ये सारी की सारी नदियां हैं, ये गंगा नदी तंत्र के अंदर से साथियों बाईं तरफ से मिलती हैं। अब बात करें दाईं तरफ, तो यहाँ पर दो ही नदियाँ मिलती हैं, एक आती है यमुना और दूसरी आती है सोन। ठीक है, और बात करें गंगा नदी का जो अन्य नाम है वो पद्मा, और दूसरा नाम आ जाता है मेघना नाम से आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे बात करें अपन पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग है साथियों, तो सबसे पहला जो आता है विष्णु प्रयाग, जिसका निर्माण अलकनंदा और धौली गंगा से होता है। दूसरा नंद प्रयाग आ जाता है, जो अलकनंदा और नंदांकिनी से होता है। कर्ण प्रयाग के बारे में बात करें तो अलकनंदा और पिंडर से होता है साथियों। थोड़ा सा इसको चेंज करना, यहाँ पर क्या जाता है, ये आएगा पिडार आएगा साथियों। ठीक है, दूसरा जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का जो निर्माण होता है अलकनंदा और मंदाकिनी से होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है देवप्रयाग, जिसका निर्माण अलकनंदा और भागीरथी से होता है साथियों। तो ये पंच प्रयाग हैं, कभी कभार आपसे पूछ सकता है। आगे बात करते हैं साथ, जो गंगा नदी है उस गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, उनके बारे में कभी कभार सवाल बन जाता है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम आएगा यमुना नदी का। यमुना नदी का जो उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है यमुना नदी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इस यमुना नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ और दाईं तरफ से। बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुण आ जाती हैं। दाईं तरफ में बात करें तो चंबल, रिंद, बेतवा और केन नदियाँ हैं, जो दाईं तरफ से मिलती हैं यमुना के अंदर से। आगे बात करें साथियों, दूसरी आ जाती है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ियाँ विंध्य श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और जो चंबल नदी है ये खड्डों का निर्माण ज़्यादा करती है, याद रखना। और यूपी में इटावा में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। इस चंबल नदी के बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे साथियों, जो राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है ना, उस क्लास के अंदर से नदियों वाला टॉपिक आएगा उसमें। ठीक है, अभी तो अपन शॉर्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपका पटवार में जो भी सवाल बने जिससे आपका सही हो जाए। आगे बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। तो साथियों इस नदी का जो उद्गम होता है नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है, और पटना के निकट सोनपुर में यह गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम होता है साथियों वो आता है मापचा चुंगो हिमनद से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियों के बारे में बात करें तो घाघरा जो की जो सहायक नदियाँ आती हैं तिला, सेती, बेरी और शारदा आ जाती हैं। बिहार में छपरा में गंगा में इसका संगम हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जाता है।
इसका जो उद्गम होता है माउंट एवरेस्ट के उत्तर से इसका उद्गम होता है। बिहार का शोक इसको कहा जाता है। यही सवाल पूछा जाता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी है, तो याद रखना कोसी नदी है। और ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है कि मन में आते वहीं से बह जाती है। और साथ ही जो कोसी नदी है ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण माना जाता है। और बात करें साथियों तो ये कहाँ पर मिलती है, बिहार के भागलपुर में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट नदी आती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी है ये गढ़वाल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यूपी के नज़दीक है। एक मैदान है उसका नाम आ जाता है नजीमाबाद। इस नजीमाबाद मैदान के पास में वहाँ पर क्या हो जाती है साथियों, ये प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी का जो उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। ये भी नदी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और ये भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। और बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मुख्य सहायक नदी वो आती है बराकर नदी है, याद रखना दामोदर नदी की, और ये हुगली में मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों, दूसरी नदी आ जाती है शारदा या फिर सरयू नदी। इससे भी सवाल पूछा जाता है। इसका जो उद्गम होता है ना साथियों, ये कहाँ से होता है, मिलाप हिमनद से इसका उद्गम होता है या फिर नेपाल हिमालय इसका उद्गम माना जाता है। भारत नेपाल की सीमा पर ये नदी बहती है सरयू नदी। यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि सरयू नदी या फिर भारत नेपाल की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो याद रखना सरयू नदी बहती है। अन्य नाम के बारे में बात करें तो इसका जो अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा साथियों, काली या फिर चाइक के नाम से इसको जाना जाता है। नेपाल में इसका अलग नाम आ जाता है जिसको क्या कहते हैं, गौरी गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी, सरयू नदी या फिर शारदा नदी को साथियों। आगे बात करते हैं, दूसरी जो नदी आती है उसका नाम आ जाता है सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक पठार से होता है साथियों, और अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण होता है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी ये मानी जाती है सोन नदी, और पटना के जो पश्चिम में आरा में गंगा में यहाँ पर इसका मिलन हो जाता है। दूसरा बात करते हैं महानंदा नदी के बारे में। महानंदा जो नदी है इसका जो उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है साथियों, और पश्चिम बंगाल में गंगा में इसका संगम हो जाता है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदी मानी जाती है महानदी। अब बात करते हैं, दूसरा जाता है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। बात करें साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है चेमायूगढ़ुंग से इसका निर्माण होता है, ठीक है, या फिर उद्गम होता है। अपवा क्षेत्र के बारे में बात करें तो 3 राज्यों में बहती है, दो ही राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और दूसरा आ जाता है असम। अब देखो अपन इसके बारे में बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र के जो बाईं तरफ से जो नदियाँ आएंगे उसमें से कौन कौन सी नदी जाती हैं साथियों, ये जाती है दिबांग। दिबांग के बाद में जाती है लोहित, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दूसरी आती है बूढ़ी दिहांग आ जाता है, और एक और आ जाता है साथियों, कौन सी आती है, धनसिरी आ जाती है, ठीक है। और दाईं तरफ अपन बात करें तो दाईं तरफ की नदियाँ कौन कौन जाती हैं, सुबनसिरी आ जाती है। सुबनसिरी के बाद में आ जाती है कोमेंग आ जाती है, मानस आ जाती है, और दूसरी आ जाती है कौन सी, संकोस आ जाती है। ये सारी की सारी जो नदियां हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बाईं तरफ और दाईं तरफ की नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश के अंदर से इसको पद्मा या फिर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अन्य नामों के बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम आपको क्या मिलेगा, देखो साथियों, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, दिहांग कहा जाता है। असम में बात करें तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो साथियों ये वहाँ पर लिखा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में पद्मा या फिर गंगा में जाकर मिल जाती है। एक चीज़ और याद रखना साथियों, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हैं। उस डेल्टा का नाम आता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहते हैं उसको, और ये इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे सवाल देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दूसरी जो नदी आ जाती है साथियों, कौन सी आती है, सुबनसिरी नदी आ जाती है। और सुबनसिरी का जो उद्गम होता है तिब्बत से इसका उद्गम देखने को मिल जाता है। इसका जो अपवा क्षेत्र है साथियों अरुणाचल प्रदेश हो गया, और असम में इसका आपको अपवा क्षेत्र मिल जाता है।
ये जो नदी है पूर्ववर्ती नदी इसको माना जाता है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। हिमालय अपवा तंत्र की जो नदियां हैं जिसमें से सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आता है साथियों प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की नदियों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो साथियों जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक आ जाता है साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी आ जाती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जबकि अरब सागर में जो गिरती हैं वो डेल्टा न बनाकर क्या किसका निर्माण करती हैं, जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ही अपन इम्पोर्टेंट लगा दिया महानदी के बारे में। महानदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है साथियों, सिवाहा की पहाड़ी से होता है, छत्तीसगढ़ के अंदर से। ठीक है, और बात करें साथियों इसकी जो लंबाई है 851 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसका जो अपवा क्षेत्र आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। महानदी के बाईं तरफ से जो नदियां मिलती हैं उसमें से कौन कौन सी आती हैं, शिवनाथ, हसदेव, मंद, इव आ जाती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा रखी हैं। दूसरा बात करें तो दाईं तरफ से जो नदियाँ आती हैं उसमें से कौन कौन सी आती हैं, जोक आ गई, ओग आ गई, तेल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सी आती है, गोदावरी नदी आती है साथियों। गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। उपनाम बात करें तो इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके पास में एक जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। जो गोदावरी नदी है ये सदृश प्रपात की रचना करती है, ये भी याद रखना। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है, कौन सी, गोदावरी नदी है, याद रखना। अब इसके बाईं तरफ की जो नदियां हैं और दाईं तरफ की जो नदियां हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाईं तरफ की नदियां। तो बाईं तरफ की जो नदियां जाती हैं पेनगंगा हो गई, वेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, प्राणहिता हो गई, सबरी हो गई और इंद्रावती हो गई। ठीक है, सारी की सारी जो नदियां हैं बाईं तरफ की नदियां हैं। आगे बात करें दाईं तरफ की जो नदियां जाती हैं उसमें से कौन सी आती है, पवरा आ जाती है, पवरा के बाद में मूला आ जाती है, मूला के बाद में जाती है पेड़वांगू आ जाती है और नेक्स्ट आती है मन्नेर आ जाती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट नदी के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी आ जाती है। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है पश्चिमी घाट महाबलेश्वर महाराष्ट्र का उद्गम आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो लंबाई है 1401 किलोमीटर आपको लंबी देखने को मिल जाती है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर से दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अब जो कृष्णा नदी के बाईं तरफ की जो नदियां हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है भीमा, दूसरे बाद में मूसी और तीसरी आती है मुनेर। कृष्णा नदी के जो दूसरी तरफ है दाईं तरफ की नदियों के बारे में बात करें तो कोयना, कोयना के बाद में आ जाती है घाटप्रभा, घाटप्रभा के बाद में मालप्रभा और दूसरी आती है तुंगप्रभा, आपको तुंगभद्रा। ये नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं साथियों। अब बात करते हैं कावेरी के बारे में। कावेरी का जो उद्गम होता है साथियों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों को यहाँ पर इसका निर्माण आपको देखने को मिल जाता है। और कौन सा जिला है जिसका नाम याद रखना, कोडागु कर्नाटक जिला है, वहाँ से इसका उद्गम देखने को मिल जाता है। ठीक है, अपवा क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ पर होता है ये भी थोड़ा सा याद रखना साथियों। केरल, के टी पी से याद रख सकते हो, के से केरल हो गया, के से कर्नाटक हो गया, टी से तमिलनाडु हो गया और पी से पुडुचेरी हो गया। बोले तो के टी पी से उसको याद रख सकते हो कि जो कावेरी नदी है इसका अपवा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। एक पहले से मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, यहाँ पर एक जलप्रपात है कावेरी नदी के ऊपर से, शिव समुद्रम जलप्रपात है, बहुत बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। अब कावेरी नदी के दाईं तरफ की नदियों के बारे में बात करते हैं तो दाईं तरफ में कौन कौन सी आती है साथियों, पर इधर बात करते हैं। देखो नाम आ जाता है, इसमें आएगा काबिनी आ गया, काबिनी के बाद में भवानी आ गया, फिर अमरावती आ, ये दाईं तरफ की नदियाँ हैं। अब बात करें बाईं तरफ की नदियाँ जिसमें से हेमवती आ गया, हेमवती के बाद में सिमसा आ गया और अक्रावती आ गया। ये सारी के सारी क्या हैं, बाईं तरफ की नदियाँ जाती हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी तंत्र के बारे में या फिर नर्मदा नदी है उसके बारे में। नर्मदा नदी है ना साथियों, इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। ये जो नदी है जवार नदमुख का निर्माण करती है।
बहाव क्षेत्र बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट यहाँ पर एक जलप्रपात बना हुआ है, पहले से इसको मैंने रेड करके लिखा गया है आपके लिए, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और बात करें साथियों, जो नर्मदा नदी है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो साथियों ये रहा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है साथियों मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुल्ताई से इसका उद्गम आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो अपवा है ना साथियों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में आपको इसका अपवा क्षेत्र देखने को मिल जाता है। इसकी जो लंबाई है 724 किलोमीटर देखने को मिलेगी और जो ताप्ती नदी है ये जवार नदमुख का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहाव है इसका जो अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों जो नदियों के किनारे जो स्थित प्रमुख शहर हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। साथियों शॉर्ट नोट्स इस प्रकार से बनाए गए हैं कि आपकी क्लास, इस क्लास के अंदर से कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है, जो मेन जो चीज़ हैं वो सारी की सारी चीज़ मैंने कवर की हैं। अब नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में बात करें तो गंगा नदी है। इस गंगा नदी के जो किनारे कौन कौन से शहर आपको देखने को मिलेंगे? हरिद्वार हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, भागलपुर हो गया और पटना हो गया। यमुना नदी के बारे में बात करें तो नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा आ जाते हैं। कृष्णा के जो किनारे है वो कौन सा आ जाता है? विजयवाड़ा आ जाता है। ठीक है, और मूसी नदी के किनारे जो है वो आता है वो कौन सा शहर आ जाता है? हैदराबाद आता है साथियों। नेक्स्ट नदी आती है कौन सी? गोदावरी आती है। इस गोदावरी के किनारे कौन कौन से हैं? एक तो नासिक आ गया, नासिक के बाद में नांदेड़ आ जाता है और दूसरा आ जाता है राजमुंदरी आ जाता है। रामगंगा के बारे में बात करें तो रामगंगा के किनारे बरेली आपको देखने को मिल जाता है। राप्ती के बारे में बात करें तो गोरखपुर आपको देखने को मिलेगा। सरयू बात करें तो अयोध्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गोमती नदी के जो किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ आ जाता है। सिंधु नदी के किनारे है लेह नगर आपको देखने को मिलेगा। झेलम है, इस झेलम के किनारे श्रीनगर आपको देखने को मिलेगा। सतलज के बारे में बात करें तो लुधियाना आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, साबरमती के किनारे हैं तो दो शहर आपको देखने को मिलेंगे, एक आ जाता है अहमदाबाद, दूसरा गांधीनगर आता है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल आ जाता है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर आ जाता है। महानदी के किनारे कटक आ जाता है। चंबल नदी के किनारे कोटा आ जाता है साथियों, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ आ जाता है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन आ जाता है और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर आ जाता है। अब बात करते हैं साथियों भारत की जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में। इससे सवाल 100% आएगा आपके एग्जाम में, या फिर कोई टेस्ट सीरीज दे लेना तो उसमें भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। पहले से मैंने इन चीज़ों को जो मेन जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने पहले इंपॉर्टेंट लगा रखा है। अब आपका काम क्या है? रटना है। ठीक है, अब बात करें भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में तो सबसे पहला जाता है साथियों शिव समुद्र जलप्रपात आता है। ये जो नदी है, जो शिव समुद्र जलप्रपात है, कौन सी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा? फिर कौन सी नदी से संबंधित है? तो शरावती नदी से संबंधित आ जाता है। कहाँ है? कर्नाटक आ जाता है। आपसे सवाल किस प्रकार से दे सकता है? शिव समुद्र दे देगा, इधर नदी दे देगा, अदरवाइज आपको देगा शिव समुद्र दे देगा या फिर कर्नाटक दे देगा। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है 3-4 ऑप्शन देकर। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में। दूसरा बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात है साथियों, मांडवी नदी के पर है ये, और ये कहाँ पर है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर ये बना हुआ है। दूसरा बात करते हैं कपिल धारा। दूसरा कपिल धारा या फिर दुग्ध धारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात बात करें तो चंबल पर है, याद रखना, और ये राजस्थान में है। ये सवाल आ चुका है, आपने पीछे ही कल परसों जेल परेडी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, नेक्स्ट जलप्रपात आता है हुड्रू जलप्रपात। ये जलप्रपात कहाँ पर है साथियों? स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, झारखंड, रांची में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात है। ये इंद्रावती नदी के ऊपर बना हुआ है साथियों, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर से है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जोग या फिर गोरसप्पा। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट आ जाता है कुचिकल जलप्रपात है। ये वराही नदी के ऊपर बना हुआ है, कर्नाटक में, और कहाँ पर? शिमोगा के अंदर से बना हुआ है।
ठीक है, इन जलप्रपातों से सवाल 100% आएगा आपके एग्जाम में, याद रखना। अब बात करते हैं साथियों भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो पहली जो झील आ जाती है केरल से संबंधित है, नाम आ जाता है वेबनाड और अष्टमुड़ी आ जाती है। ये कहाँ पर है? केरल में जाती है। चिल्का झील है ओडिशा में जाती है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। वुलर झील है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में जाती है। पुष्कर झील राजस्थान अजमेर में आपको देखने को मिलेगी। सांबर है राजस्थान में मिलेगी। लोककटक है, ये कहाँ पर मिलेगी? ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोलेरू। ये कोलेरू कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील है, ये कहाँ पर है साथियों? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है। और एक और आ जाती है पेरियार झील है, ये केरल में आपको देखने को मिलेगी। चिल्का एक और है साथियों, एक तो चिल्का अपन उड़ीसा में पढ़ कर आए थे, दोबारा से रिपीट हो गया, तो चिल्का ये वापस आप याद कर सकते हो। और डीडवाना आपको पता ही है कि राजस्थान में है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे जो आपका लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि एकदम जो इंडिया जीके का आपका रिवीजन है बढ़िया तरीके से हो रहा होगा, एकदम शॉर्ट नोट्स के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे आपके पास में जो समय है उसका आप बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सको साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।